बीजेपी में अंतर कला सामने आ रही है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। अमरजीत जी से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने बड़े पद पर गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग करके लांछन लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता की तरफ भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही भी बनती है। दीपक पांडे जी, बेशक हम इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला समझें या मामला कहें, लेकिन जिस तरह से ये मामला सड़क पर आ चुका है, जिस तरह से विधायक ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और गद्दार शब्द का प्रयोग यदि राजनीति में भी करें, राजनीति में हालांकि तमाम शब्दों को लेकर छूट रहती है, तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता के लिए यदि आप गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं तो यकीनन जनता के सामने जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, अभी अंदरूनी मैटर नहीं रही। अब तो आप देखना सब बाहर आ चुका है, ओपन हो चुका है, चैनल्स में सब चीजें चल रही हैं, बाइट डिबेट में चल रही, सोशल मीडिया में चल रही है। अंदरूनी होता चलो एक कमरे में बात होती, बात खत्म हो जाती। आज लोगों की जबान पे है कि बताए प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस तरह से जबान निकाली जा रही, जो पूरा नेतृत्व कर रहा है, वो भी चुनावी माहौल पे जो कि महापर्व चल रहा है, जैसे खत्म होता है आप अपने मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी पूरी उड़ेल देते हैं। क्योंकि इससे पहले इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि अगर वो कहते तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ता। उन्होंने कहा चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी बात करेंगे, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे थे, मैं बात प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इनके वहां क्या होगा, कई विधानसभाएं 70 विधानसभाओं में से कम 40 से 50 विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां इनके प्रतिद्वंदी जिसको टिकट मिला है 3 या 4 जो और प्रतिद्वंदी और इनके जो टिकट के दावेदार होंगे उनकी टांग खींचने का काम कर रहे थे। अभी उनके ऊपर भी लालचन लगे कि इसकी वजह से मैं हारा, इसकी वजह से, क्योंकि जीत का सेहरा आदमी अकेले अपने ऊपर बांधता है कि मैं अपने बलबूते पे जीता हूं। जो हार रहा होता है तब वो बताता है कि संगठन की बदौलत हारा। आज इनका अनुशासन कहाँ चला गया। अब इनको निष्कासित करना चाहिए था इन लोगों को भी कहीं ना कहीं, कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ। अभी इलेक्शन के टाइम पे अभी क्या होगा, जहां 30-32 का आंकड़ा इनका आ गया गलती से, तो इनको सीटों की जरूरत पड़ेगी जिनको इन्होंने हटाया है आज बीजेपी से। मैं कह रहा हूँ राजकुमार ठुकराल की बात करता हूँ, अगर वो जीत के आ जाता है रुद्रपुर से तो ये उसको ले लेंगे। उस दिन अनुशासन इनका खत्म हो जाएगा। इनका कोई अनुशासन नहीं, इनको केवल मैजिक नंबर चाहिए और कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि बस ये चाहते हैं किसी तरह हम सत्ता में बने रहें, और सत्ता में बने रहेंगे तभी इनका वजूद बना रहेगा। जो सत्ता में नहीं होगा उसका वजूद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और मैंने पहले भी इतनी डिबेटों में कहा है, ना हम यहाँ जीतने आए ना हम यहाँ पे हारने आए, हम अभी दिल जीतने आए हैं, अपनी जगह बनाने हैं। उत्तराखंड में जो भी आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता यहाँ पे सम्मान देगी, हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हम जीरो से हमने शुरुआत कर दी, जहां भी हम बहुत अच्छे और बेहतर जगह पे हैं कहीं ना कहीं। और इनके उसमें तो टकरारी चलती रहेगी कहीं ना कहीं, ये और खत्म कहाँ होगा। ये तो जिससे इलेक्शन खत्म मतलब रिजल्ट आएंगे दिन पर दिन और बढ़ेगा ये तो कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी में अंतर कला दिखाई दे रही है, उस अंतर कला के क्या मायने हो सकते हैं, क्या ये रणनीति है या क्यों इस तरह की बातें बीजेपी से निकलकर सामने आ रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। ब्रेक के बाद बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को कोर्ट से मिली जमानत, एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। बड़ी खबर, 2011 में गैंगस्टर मामले में जमानत। 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। बांदा जेल में ही निरुद्ध रहेगा मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में ही निरुद्ध रहेगा मुख्तार अंसारी। बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल मचाने वाले मुख्तार अंसारी को जमानत मिली है। 2011 में गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, 1 लाख के निजी मुचलके में मिली जमानत।
बांदा जेल में ही निरुद्ध रहेगा मुख्तार अंसारी। बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के अंतर्कलह को लेकर। तमाम गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। यूकेडी प्रवक्ता कमलकांत भी हमारे साथ है। कमलकांत जी, दीपक पांडे जी का जिस तरह से कहना था कि मामला अब अंदरूनी तो नहीं रह गया है, इस पूरे मामले में जिस तरह से चुनाव से पहले भी हमने कई बार देखा कि कई प्रत्याशियों को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही जब करने की बात की जा रही थी, तो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि तमाम ऐसे प्रत्याशी जिनके वोट टिकट काटे गए थे उनको लेकर कहा गया था कि यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर अनुशासन से जुड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई की भी गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंतरकलह पहले से थी, अब ये मामला खुलकर सामने आ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या बीजेपी कहीं ना कहीं हार के डर से ये तमाम स्ट्रैटेजी खेलने का प्रयास कर रही है या वाकई में अंतरकलह है? देखिए, बीजेपी में आज से नहीं, पहले से ही अगर आप पहले चुनाव देखा होगा तो एक समय निशंक पोखरियाल जब डोईवाला से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने, जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद उन्होंने प्रेस करी और बताया कि मेरे खिलाफ भीतरघात होने वाला हो गया है और कई लोगों ने कहा मैं उनको बताऊंगा और ये करूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा। आज जब चुनाव हो गया, उसके बाद जब रिजल्ट निकल गया, फिर बाद में वो चुनाव 2500 वोटों से पहले सबसे पहले जीते और वो हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जब को डर लगता है थोड़ा बहुत, उस तरह का माहौल क्रिएट करता है। हाँ, अगर पार्टी को, उनकी पार्टी को भारी नुकसान होगा अगर वो कुछ देखेंगे, तो मैं समझता हूँ, तो हालांकि उनका इंटरनल मामला है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन तब शायद कार्रवाई हो, तब पार्टी कोई ना कोई कार्रवाई उन पर करेगी जो बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ हुआ है। पहले जब तक बोलने से कुछ नहीं होगा, बोल के निशंक जी ने बोला, उसके बाद कुछ थोड़ी हुआ, सब कुछ समान हो गया, फिर मैनिपुलेट किया जाएगा, सबको बैठाकर कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी सीधा आरोप लगाया और उनका कहना है कि जो लोग मौजूदा समय में अभी हाल ही में पार्टी में आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव से ठीक पहले पार्टी में आए, अपने प्रत्याशियों का टिकट काटकर, अपने कार्यकर्ताओं का टिकट काटकर पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया। क्या लगता है आपको कि ये जो तमाम नए कार्यकर्ता बीजेपी में जुड़े हैं और एक पुराने कार्यकर्ताओं का जो दल है, इनमें आपस में मेल जोल नहीं है? कहीं ना कहीं दो गुट पहले से ही बने हुए थे जो अब निकल कर सामने आ चुके हैं। प्रियंका, दो गुट की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक्चुअल में जो पूरी की पूरी राजनीति है वो इस तरीके से एक मिक्सअप हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो, क्योंकि ये एक दल से दूसरे दल में जाना, फिर दूसरे दल में वापस लौट आना, तो ये मिक्सचर कहीं आइडेंटिफिकेशन ये नहीं हो पाता। कुछ है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऐसे हो गए, लगभग 50% से अधिक ऐसे हैं जो डेडिकेटेड खाली भाजपाई हैं या खाली कांग्रेसी हैं। लेकिन जो बाकी शेष हैं, ये पलायन करने वाले, इधर से उधर घूमने वाले, इन लोगों ने बाकी लोगों की भी इमेज को डेंट किया है। हालांकि ये पूरा ही चुनाव, प्रियंका, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में शुरू हुआ और दोनों दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर बहुत बड़ा चलता रहा। लेकिन एक चीज आपने महसूस होगी कि जैसे ये 3 लोगों की बात आई है जिन्होंने कहा है कि हमारे साथ धोखा, शब्द यही नहीं कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने सीधा कहा कि अगर हम हारते हैं तो इनके जिम्मेदार हम होगा। तो ये दर्शाता है कि अगर कंकड़ जूते के अंदर आ जाता है ना, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है। सड़क पे अगर कंकड़ है तो जूता पहना है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा तकलीफ देता है। और यही स्थिति मुझे लगता है इस समय की, जो ये विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जो इनकी बयान आए हैं, वो दर्शाते हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि वो कहीं ये इस बात का आभास कर चुके हैं, उनको इस तरीके की फीडबैक आ चुका है कि अब वो शायद इस चुनाव में सफल ना हो पाए, तो इस तरीके की बयानबाजी करना उन्होंने शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, जिस तरह से आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हार का अंदेशा हो चुका है, यदि ये सत्य भी हो, यदि उन्हें हार का अंदेशा हो भी गया हो, तो भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। दूसरी बात, हार का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जा रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। हाँ, ये
जी नरेंद्र जी, आपसे सवाल था जी। देखिए बात मुख्य बात, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसके पीछे मुख्य कारण यही है क्योंकि यहाँ पे प्लेन और पहाड़ की राजनीति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मदन कौशिक एक अच्छे मजे में नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मदन कौशिक एक कद्दावर नेता हैं, कोई दो राय नहीं है, और सबसे अधिक मतों के अंतर में है। लेकिन बहुत कड़वी सी बात कहूंगा कि वो पहाड़ी मूल मुख्यमंत्री की रेस में आ सकते हैं और ना उनके साथ उस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है कि जो पहाड़ी मूल के विधायकों के साथ हो। तो ये उनके साथ एक दुर्भाग्य है। मुझे ना चाहकर भी इस कड़वी बात को इसलिए डिबेट में कहना पड़ा क्योंकि जिस त्रासदी से वो गुजर रहे हैं, राजनीति में अच्छी खासी दखल रखते हुए मदन अमरजीत जी 36,000 के अंतराल से जीते थे वो पिछला चुनाव, और 36,000 का अंतराल मतों की उससे जीतना कोई छोटी बात नहीं है। और उनके ऊपर आरोप लगाना कि वो दल को हराना चाहते हैं, अगर वो दल को हराना चाहते हैं तो वो स्वयं भी इसका मतलब विपक्ष में बैठेंगे, तो कौन विधायक ऐसा होगा, कौन ऐसा सिरफिरा विधायक होगा जो ये अपने विधायकों को हराने के बाद वो खुद विपक्ष में बैठे। तो इस तरीके की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। ये जो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो हार के कगार पे हैं जो विधायक, वो शायद अपनी खींच मिटा रहे हैं और उनके पास और कोई बहाना नहीं है। तो दोषारोपण करना है, लांछन लगाना है, तो उनके पास कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये उसकी उसका एक तरीका हो सकता है। जी बिल्कुल। अमरजीत जी, जिस तरह से बीजेपी के ये मामले सड़कों पर आ रहे हैं, अंतर्कलह है, क्या आप इसे कांग्रेस की जीत मान सकते हैं? नहीं, कांग्रेस की जीत क्यों? कांग्रेस तो देखो अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में गई थी। कांग्रेस ने हमेशा विकास की, महंगाई की, सस्ते सिलेंडर की, स्वास्थ्य सेवाओं की, रोजगार की बात की। कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ था। आप देखिए जी अमरजीत जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगी। अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। इस बार जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया, जान ली है, जिसकी वजह से न जाने कितनी जाने गई हैं, उनकी जमानत जब्त करने का काम जनता करेगी। किसान कितना प्रभावित होगा क्योंकि चौथे चरण में चुनाव है, लखीमपुर आप भी जाएंगे, वही घटना स्थल है, लोग इस बार कैसा इनको देखिए, लगातार हर चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। इस बार किसान माफ करने वाला नहीं है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जस्ट वन को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? तो ये थे कन्नौज से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जो कि सीधे भाजपा पर यहाँ पर आरोप मढ़ रहे थे। जिस तरह से एसपी बघेल पर हमले को लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे, उसी आरोप का जवाब देते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव नजर आए। और लगातार इसी बीच डिबेट पर अपनी वापस जाएंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं उनका। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। अमरजीत जी, आपके पास ही आते हैं। आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। म्यूट जी अमरजीत जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक कर लें आप। जी मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में विकास की बात को लेकर के बीच में गई थी। हमने जो है महिलाओं की बात की थी, हमने सस्ती गैस की बात की थी, महंगाई की बात की थी, हमने रोजगार की बात की थी। हमने ये सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में गए। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार से हमें भी फायदा होगा, हमें उनके फायदे की आवश्यकता भी नहीं। और ये लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप अगर भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी को समझोगे, आप देखिए कि अगर हम काशीपुर की बात करें, किस प्रकार से जो कार्यकर्ता और समन्वय नहीं था जो वहां के प्रत्याशी के बीच में, किस प्रकार से अंतर विरोध था। उसके बाद देखिए विधायक और विधायक के बीच में अंतर विरोध अन्य इनकी सीटों में मिला। फिर अब संजय गुप्ता की अगर बात करते हैं तो संजय गुप्ता का आरोप सीधा प्रदेश अध्यक्ष पर है। मैंने पहले भी कहा, ये बहुत बड़े और गंभीर आरोप हैं। ये कहा जाए कि गद्दार हैं और इनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई, ये सवाल विपक्ष के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। ये अब तक तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला था, अब ये अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। अब इन सवालों का जवाब जनता के बीच में जाकर के देना होगा। अगर इन्होंने कुछ काम भी किए होते,
तो अगर काम किए होते, तकरीबन जितने आप देखिए लगातार सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम नेता ऐसे थे जो नोट बांटते हुए दिखे, शराब बांटते हुए दिखे। तो अगर कुछ काम लेकिन किया अमरजीत होता, जी, जनता के यहाँ हित में पर कुछ काम दीपक किए पांडे होते। जी ने तो हरीश रावत जी पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आपके कार्यकर्ता भी देखिए, यही कर रहे थे। आप मुझे ध्यान है दीपक जी ने एक बात कही थी कि ऐसे आरोप तो अगर विपक्ष पे लग रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी पे लग रहे हैं, हो सकता है कल हमारी पार्टी पे भी लगे। अमरजीत जी, फिर तो ये सिलेक्टिव हो गया ना, आपने चूज कर लिया मैं कि कांग्रेस सिलेक्टिव के नहीं हो गया, मैं आपकी बात, मैं सिलेक्टिव नहीं हो गया, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक नहीं, एक वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अनेक वीडियो हैं, उसमें आप टिहरी की देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री जी की देख लीजिए, और तमाम क्षेत्रों से ऐसा, देहरादून की कई आई वीडियो, आप सहसपुर की देख लीजिए, तमाम जगह पर इनके विधायक मंत्री शराब पैसा बांटते हुए वीडियो में वायरल हो रहे हैं। इक्का दुक्का वीडियो कहीं कांग्रेस की आई हो तो मैं निश्चित रूप से मैं कहूंगा अगर आई है तो दुखद है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो समय आने पर जांच होकर पता लगेगा। लेकिन अधिकतर मैंने बताया आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस प्रकार की वीडियोस में पाए जा रहे थे। अगर काम किया होता, जनता के हित में कुछ काम किए गए होते और अंतर विरोध ना होता। और बताऊं मैं आपको एक बात, मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र हैं नेता, उनका ये कहना है कि ये आरोप तो उन्होंने अमित शाह पर भी लगा दिया कि अमित शाह आकर के यहाँ पर बदजुबानी कर जाते हैं हरीश रावत जी को लेकर के, ये भी कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेगी। तो वो कांग्रेस में आने की, हाँ हो सकता है वो कांग्रेस में आने की सोच रहे हो, तो वो गृह मंत्री अमित शाह पे क्या प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, कमलकांत जी हमारे साथ बने हुए। ठीक है अमरजीत जी, आपके पास आएंगे। कमलकांत जी, अमरजीत जी का कहना है कि जिस तरह की आप बात कर रहे थे चुनाव में भ्रष्टाचार की, शराब की बातचीत कर रहे थे, पैसों की बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि ये तमाम खेल बीजेपी के द्वारा ही खेला गया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में दूध की धुली हुई है? देखिए, शराब दारू पैसा तो बटाई है। आपने एक चीज आपने बहुत छोड़ दी, जो गहन बात थी, प्रत्याशियों पर हमला, यूकेटी की प्रत्याशियों पर जिस तरह का हमला हुआ, क्रूरता की, वो शायद हो सकता है उसकी हत्या भी हो जाती अगर वो 2-3 जने नहीं होते। जिस तरह से हत्या तक होने का प्रयास किया गया इस चुनाव में, इस तरह से दिख रहा है कि बाहुबल का, जिन पार्टियों पर पैसा है वो किस तरह से क्रूर हो जाते हैं कि जीतने के लिए। ये बड़ा ही दुखदपूर्ण रहा। जिस तरह से मोहित डिमरी पर रात के 9:30 बजे के करीब हमला हुआ, ये एक पता दिख रहा है कि इस तरह से लोकतंत्र में किस तरह से हनन हो रहा है लोकतंत्र का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस तरह के चुनाव तो हो गया, चुनाव का पर्व भी कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि पैसा धन, आज जहां मुख्यमंत्री जी एक आप देखा होगा धन बांटते हुए दिखाई दिए, और शराब के बल पर कहीं पर मैंने आपको एक डिबेट से 2-3 दिन पहले एक डिबेट में बोला था, जिस तरह चल रहा है कि मैं ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में भी गया तो वहां पर भी जिस तरह से दबदबा, यूकेटी के प्रत्याशियों को गांव में भी घुसने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मेरे पे कई वीडियो कई पार्टियों के लोगों के पता चला, उन लोगों के हैं जो राष्ट्रीय दल के हैं। तो ये जिस तरह दिख रहा है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चुनाव किस तरह से चल रहा है, पैसे धन बल पर जीतेगा तो लोकतंत्र खत्म है। एक आम आदमी कोई होगा तो अगर ईमानदार है तो जीत ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक। दीपक पांडे जी, अब कमलकांत जी यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी इस तरह की कोई दिक्कतें पेश आई हैं? दूसरी बात, अमरजीत जी ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह से पैसे का उपयोग कहीं पर नहीं किया गया, ना ही प्रत्याशियों को रिश्वत देने की कोशिश की गई है। मैं तो सीधी बात ही कहूंगा, आज आम आदमी पार्टी किसी से शिक्षा की बात करती है, किसी से स्वास्थ्य की बात करती है, बिजली पानी की बात करती है, इतनी सारी फैसिलिटी, जनता का टैक्स का पैसा जनता को देने की बात कर रही है। हमने 10 प्रमुख घोषणाएं करी कि अगर हमारे किसी ऑपरेशन में कोई आर्मी वाला, पुलिस वाला, पैरामिलिट्री वाला कोई जिसका कोई सादत होती तो हम 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देंगे। ये सारी चीजें, इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी हमने 70 विधानसभाओं की समस्याओं को उठा के हमने कहा 6 जिले हम नए बनाएंगे, और हमने कई इस तरह की घोषणाएं करी हैं। ऑटो दीपक जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कमलकांत जी का कहना है कि धन पैसे के अलावा प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिश की गई है, कि क्या इस तरह जी मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो जब हम इतनी सारी फैसिलिटी जनता के टैक्स के पैसे इनको दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर भी धन हावी हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी लालकुआं विधानसभा से हूँ, हरीश रावत जी हमारी विधानसभा से यहाँ लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए यहाँ बहाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, सारी चीजें करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, हम उनके सामने बौने साबित हो रहे हैं। हमारी इतनी मतलब जनता की जो इतनी हमने इतनी स्कीमें लेकर आए वो तक फेल हो जा रही। क्यों? क्योंकि रातों रात लोग कहीं ना कहीं लोगों को मैनेज करने की तैयारी करी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो मंडल अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, और मैं अभी देख रहा था आपको यहाँ पे हमारे जो
ब्लॉक प्रमुख थे वो अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब आप मुझे बताइए कहाँ पे रह गए संस्कार बीजेपी के कि आज वो हरीश रावत जी जो हैवी वेटेड सीट हो गई है, हॉट सीट हो गई, तो वो लोग आज की डेट में जो बीजेपी वाले थे, जो ब्लॉक प्रमुख थे, वो कांग्रेस में आ गए। कोई किसी के संस्कार नहीं है। पार्टी जरूर एक, अगर 3 पार्टी यहाँ पे चल रही है, 4 पार्टी है हमारी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी का बहुत सम्मान करता हूँ, सारी पार्टी हमारी यहाँ पे हैं। आज यूकेडी क्यों नहीं सक्सेस हो पाई? क्योंकि वो धन बल की वजह से नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं अगर इनके पास धन बल होता, अगर छल कपट होता, तो आज शायद ये भी सक्सेस होते कहीं ना कहीं। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनके बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ताकतें हैं, बहुत सी मशीनरी है जिनका, और हैवी वेटेड उनके पास नेता है, इसलिए उसका वो उपयोग कर रहे हैं। लोगों में एक अट्रैक्शन जाता है, एक चुंबकीय जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री लड़ रहा है, यहाँ पे हरीश धामी लड़ रहा है। आप बताइए हमारा उत्तराखंड कितना दुर्भाग्य कि एक मुख्यमंत्री बताइए पैसा बांटते हुए दिखाई दे रहा है वीडियो वायरल में, उसके बाद भी कह रहा है नहीं नहीं होता है, आपके वहाँ भीड़ नहीं आ रही। मतलब इतने मजाकिया, इतने लहजे अंदाज में कह रहे हैं आपके यहाँ भीड़ नहीं आ रही तो हम क्या करें करके। मतलब अब जनता किसकी तरफ जा रही है? लुभावनी चीजों पर जा रही है, जो उनको एट द स्पॉट दिखाई दे रहा है। उनका सरकार पता नहीं किसकी बनेगी नहीं बनेगी, जनता भी कंफ्यूज में चीजें। जी नरेंद्र सेठी जी, धन बल का बहुत प्रयोग किया गया इन लोगों ने। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से आपने दीपक पांडे जी की और कमलकांत जी की दोनों की बातें कहीं सुनी है, कमलकांत जी का साफ कहना है कि यहाँ पर धन बल के साथ कहीं ना कहीं दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। यूकेडी के तमाम नेताओं को उनके क्षेत्र में घुसने से रोका गया यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि धन, जी बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि धन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि धन के आगे तमाम चीजों पर दबाव बना के कहीं ना कहीं जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है? प्रियंका, देखिए, धन बल ने वाकई प्रथम स्थान तो ग्रहण किया ही है, और बहुत सारे ऐसे नेताओं के आदर्शों को भी चूर चूर किया है जो कभी यहाँ पे आदर्शवादी नेता कहलाते थे। और धन बल ने बहुत गहरी घुसपैठ करी है यहाँ के चुनाव में, और खास तौर से इस बार 2022 के चुनाव में। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या एक ये है कि जैसे आप प्रयोग के तौर पर आप देखें कि जो भी छोटी विधानसभाएं हैं, जो ये मतलब 70 सदस्यीय विधानसभाएं हैं, यहाँ पे केवल आपको 36 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो 36 विधायकों में हर समय एक ऐसी गुटबाजी की स्थिति और इस तरीके की रहती है कि कहीं सरकार जो स्थिरता की होती है वो नहीं हो पाती, और जब भी सरकार अस्थिर होती है तो वहां पे धन बल का अपने आप उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद, जब धन बल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस इन्वॉल्वमेंट के बाद लाजमी है कि सरकार दोबारा अस्थिर हो जाए। और ये सारा जो पूरा का पूरा परिवेश या घटनाक्रम है, इसमें सबसे ज्यादा जो पिसती है वो जनता पिसती है, जिसको बार बार एक चुनाव देखना पड़ता है और फिर घूम फिर के ये आता है कि वो किसको चुने। क्योंकि कोई भी डेडिकेटेड ना तो कांग्रेसी विधायक हैं ना भाजपा के विधायक हैं। और अगर आम आदमी पार्टी से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल तीसरे विकल्प के रूप में थी किसी जमाने में, लेकिन वो नहीं उस लीड को बरकरार रख पाई और वो हाशिए पर चले गए उत्तराखंड क्रांति दल वाले। तो आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी कि किस तरीके से ये लोग वो जगह भर पाएंगे, लेकिन शायद इन्होंने अभी इस बार के चुनाव को जैसे वॉकओवर देते हैं, ड्रॉप करते हैं, उस तरीके से इन्होंने उस चुनाव को नहीं लिया। और स्थिति इसलिए यथावत बनी हुई है यहाँ पे, जब तक कि यहाँ आदर्शवादी राजनीति नहीं होगी और केंद्र का जो विधानसभा के यहाँ के चुनाव में छोटी छोटी चीजों को लेकर जो दखल अंदाजी है, मुख्यमंत्री अपना बयान तक नहीं दे पाता ढंग से। मुख्यमंत्री देखता है कि क्या प्रधानमंत्री ने कहना है उसको आगे रिपीट करना है, चाहे वो धर्म संसद की बात हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ की राजनीति को उलझा के रख देते हैं। जी बिल्कुल। अमरजीत जी, जिस तरह से यहाँ पर ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उत्तराखंड में एक ऐसा बरगद है जो अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देना चाहते? नहीं, देखिए, उत्तराखंड में पार्टी अब केवल 2 ही पार्टी रह गई हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया और हमने जो अपने मुद्दे, हम जो वादे हम लेके गए जनता में, उसका हमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और एक बात अभी कही नरेंद्र भाई ने कि आम आदमी पार्टी को लेकर के, मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने एक असाइनमेंट दिया था, आप उत्तराखंड जाइए और केवल वोट कटवा की भूमिका अदा कीजिए। वो चुनाव में इन्होंने भूमिका अदा कर ली, इनका असाइनमेंट पूरा हो गया। अब ये 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से यूकेडी हमारे बीच में है, लेकिन वो उतनी भूमिका नहीं निभा पा रही एक तीसरे दल के रूप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो निभाएं, अच्छी बात है,
हम तो ये चाहते हैं अगर सत्ता में कोई भी दल रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, हमारी तो ये मांग है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत होगा तभी कोई प्रदेश हो या देश की जनता हो, ये देश की पार्टी हो, वो तभी तरक्की करेगी अगर विपक्ष मजबूत होगा। ठीक है, ये अहम सवाल है, इस पर मैं जवाब दीपक पांडे जी से लूंगी, लेकिन आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर। देवभूमि की दंगल में लगातार हम चर्चा करें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है देवभूमि की दंगल में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमको तो अपनों ने मारा। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए। सीधे अगला सवाल दीपक पांडे जी से मेरा होगा। दीपक जी, अमरजीत जी का जिस तरह से कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कुछ करिश्मा यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे, ना ही तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो पाएंगे। दूसरी बात ये कि उनका ये भी कहना है कि चुनाव में तो नजर आते हैं लेकिन उसके बाद नजर नहीं आते। क्या जवाब है आपका? बिल्कुल, अमरजीत भाई हमारे बड़े भाई हैं। राजनीति में बौछारें चलती हैं, क्योंकि डिबेट का मतलब यही होता है जब तक हम दूसरे पे ऊपर कटाक्ष ना करें कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। लेकिन दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी, आप देख रहे हैं इस बार बहुत मजबूती से 2000 जब दिल्ली में जब हमने कोई काम करा 5 साल तक, तो जो उसका काम आया, तो आज पूरे राज्यों में, कई 22 राज्यों में हमने अपने कहीं ना कहीं प्रभारी नियुक्त किए गए हैं केजरीवाल साहब के द्वारा, और अब हर जगह अपना संगठन ढांचा हम लोग बना रहे हैं। हम बेशक इनके मुकाबले बिल्कुल नए हैं, लेकिन हम लोग आज की डेट में बहुत इनके मुकाबले बहुत प्रभावशाली हैं। हमारा सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। अब हमारा हर एक कैंडिडेट की पता है सबको कि अब आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर सभी राज्यों में आ रही है। कहीं ना कहीं पंजाब में आप देखिए वो एक अलग भूमिका बन के आएगी आम आदमी पार्टी की। उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं आज बीजेपी कांग्रेस को जो लॉस हो रहा है, या जो आज हम लोग इनके मुद्दों को कवर अप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन जो मुद्दे थे आज तक के, तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है और आगे भी निश्चित अब राजनीतिक में विकल्प बन के ही रहेगी अगली बार भी। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेजों ने बहुत कई सालों तक अपने धन बल के उपयोग से बहुत साल तक राज जरूर करा हो, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि उनको गांधी जी के आगे भी उनको झुकना पड़ा, और जो उनके पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, लोग जब जागे धीरे धीरे, जो समय लगा उसमें भी, तो एक दिन उनको भारत देश छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसे एक दौर भी आएगा जब आम आदमी पार्टी की रीति नीतियां लोग धीरे धीरे और समझने लगेंगे। जितने तक हम पहुंच सके अभी आगे, अगली बार हम और मजबूती से उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जब हम उन तक पहुंचेंगे तो एक ना एक दिन उत्तराखंड से बीजेपी और कांग्रेस का भी को सत्ता से हटा के हम लोग सत्ता में जरूर आएंगे। लेकिन सत्ता में हम सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से नहीं आएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करने के उद्देश्य से आएंगे। और जिस दिन हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो उस दिन जनता हमें भी सत्ता से हटा देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कोई हम जो है आकाशवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज है कि एक दिन जब भी आम आदमी पार्टी आएगी, जब तक व्यवस्था परिवर्तन करेगी तो ही टिक पाएगी, नहीं सत्ता परिवर्तन करके नहीं टिक पाएगी। तो सत्ता परिवर्तन करने वाले धन बल पे ही काम कर पाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है कमल कांत जी, जिस तरह से दीपक जी का कहना है कि सत्ता परिवर्तन के लिए, जन सेवा के लिए वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तीनों ही पार्टियों की यदि हम बात करें, कांग्रेस बीजेपी की यदि बात की जाए, तो इस तरह का मिक्सचर तैयार हो चुका है, क्योंकि दल बदल के माध्यम से इतने नेता आपस में मिक्सअप हैं। 2 साल बाद कौन किस पार्टी में रहे, इस बात को कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। यूकेडी की भी यदि हम बात करें तो आपने दोनों ही पार्टियों को समर्थन दिया है, बीजेपी को भी समर्थन दिया था आपने, कांग्रेस को भी समर्थन दिया था। आप बताएं जनता
किस तरह से जान सकती है कि आखिर विपक्ष में कौन है और सत्ता में कौन है, क्योंकि कभी भी कोई भी जोड़ तोड़ चलता है उत्तराखंड में। देखिए, मैं एक बात कहना, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी और यूकेडी है। आप ये नहीं देखा होगा, जैसे अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी ने बोला कि हमने विपक्ष की भूमिका, ये पूरे 3 साल कहाँ थे? मैं आप इनसे सबसे पहले पूछिए, 3 साल इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई, किन मुद्दों पर थे ये? आज तक कितने इन्होंने आयोजन किया? सिर्फ एक चीज है, जब इलेक्शन का 1 ईयर बचा था तब कमलकांत जी, कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन भूमिका निभाई विपक्ष की। हर मुद्दों को लेकर के हमने सड़क से सदन तक हमने आवाज उठाई है। आपने सिर्फ लास्ट के 1 साल में आप सक्रिय थे, बाकी आप नहीं, लगातार 5 साल हमने आवाज उठाई। आप किसी मुद्दे पर नहीं आए, बहुत कम है। लास्ट के 1 साल आप पूरी तरह से सक्रिय थे, मैं मानता हूं। उससे पहले आप कहीं पर भी कहीं नहीं दिखे किसी भी तरह। जहां तक इनकी विपक्ष की भूमिका थी, वो उस पर क्वेश्चन उठाता है। और रहा धन बल का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने भी पैसा कम खर्च नहीं किया है। अगर आप देखा जाए, हमारी हैसियत कहाँ इनके बराबर पैसा खर्च करने की, मान्यवर। ठीक है, नरेंद्र सेठी जी, क्या आप बात कर रहे हो सर? आप तो बिल्कुल ही झुठला दे रहे हो, तो इतना जी। नरेंद्र सेठी जी, आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर लूंगी। जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टियों की उत्तराखंड में बातचीत की जाती है, क्या आपको लगता है कि तीसरा विकल्प इसलिए भी नहीं तैयार हो पाता क्योंकि जो गठजोड़ होता है समय समय पर जो बदलता रहता है, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की यदि हम गिनती करें तो इतना मिक्सचर है कि समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कांग्रेस में लॉयल रहा है, कौन बीजेपी में लॉयल रहा है। क्या यही वजह है कि तीसरा विकल्प मजबूती से उत्तराखंड में खड़ा नहीं हो पा रहा? तीसरे विकल्प के सामने एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनके पास ग्राउंड लेवल पर तो काफी समर्थन है, लेकिन नेतृत्व टॉर्च पकड़ने के लिए उनके पास, आगे लीड लेने के लिए उनके पास, झंडा पकड़ने के लिए कोई नहीं है। अभी जैसे हरक सिंह रावत जिस किस्म में पलायन करके गए थे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी में या उत्तराखंड क्रांति दल में भी जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ चकाचौंधी अपनी ओर खींचती है हर व्यक्ति को, तो उन्होंने भी इन दोनों दलों की बजाय कांग्रेस में जाना पसंद किया, क्योंकि जैसे अमरजीत भाई ने कहा है कि दो मुख्य रूप से, और हैं भी मुख्य रूप से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही है यहाँ पे जो बारी बारी से सत्ता में आती है और जो अपनी मौजूदगी दर्ज करके रखती है। और आम आदमी पार्टी ने भले ही पूरे जोशो खरोश के साथ इलेक्शन कैंपेन में एंटर किए, लेकिन मुझे जहां तक प्रतीत होता है कि वो शायद अपना 2027 का ग्राउंड तैयार करके यहाँ पे गए हैं। इस बार उनका कोई ऐसा मूड नहीं था। अन्यथा अगर देखा जाए प्रियंका, तो मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ दिमाग से चलते हैं राजनीतिक दल यहाँ के। वरना अगर किसी से भी आप कहें कि हम मसूरी में रहते हैं, नैनीताल में रहते हैं, या हम रानीखेत में रहते हैं, इतना खूबसूरत ये प्रदेश है, यहाँ पर्यटन है, यहाँ घूमने के लिए, आने के लिए तीर्थाटन है, 4 धाम है, उन सबको भुलाकर राजनीति के इस पूरे के पूरे खेल में पूरे प्रदेश को इन्होंने बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जनता के मुद्दों से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अमरजीत जी बहुत धन्यवाद, दीपक जी बहुत धन्यवाद, कमलकांत जी बहुत धन्यवाद, और नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड बीजेपी में जिस तरह की कलह सामने आई है, देखना ही होगा कि आखिर इससे जब पर्दा उठता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 10 मार्च को रिजल्ट है और रिजल्ट के साथ ही ये तमाम बातें भी साफ हो जाएंगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।